जय हिंद मेरे साथियों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच 22 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स डोज के साथ। दोस्तों आज की क्लास में हम 22 दिसंबर से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और बाकी सबको भी लाइव बुला लें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइव चैट में कमेंट करते रहें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नागालैंड में कितने नए जिले बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं। सबसे पहले तो उन 3 नए जिलों के नाम याद रखना है आपको। तो उनके नाम क्या है? तिशेमैन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। दोस्तों याद रखें नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है जिनके नाम तिशेमैन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है। दोस्तों 3 नए जिलों को जोड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में तिशेमैन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है। तो दोस्तों जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा बा एक जिला भी है, उसमें एक उपमंडल था तिशेमैन्यू, इसको अब जिला बना दिया गया है। न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों एक दीमापुर जिला है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अभी बड़े मैप में देखेंगे हम, यहाँ पर दीमापुर जिला है। तो उसमें से दो जिले निकाले गए हैं। कौन कौन से? चुमुकेदिमा और आपका न्यूलैंड। आगे हम देखें सबसे पहले मैप पर तो देखेंगे दीमापुर कहाँ है दोस्तों। यह रहा दीमापुर जिससे 2 जिले निकाले गए हैं। यह कोहिमा है जिससे 1 जिला निकाला गया है। अब अगर हम इसकी नागालैंड की स्थिति देखें तो भारत में यह पूर्वांचल में स्थित एक राज्य, पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है, जिसकी अगर हम सीमाएं देखें तो असम राज्य से सीमा साझा करता है ऊपर में, या नीचे मणिपुर से, या हल्की अरुणाचल प्रदेश से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी म्यांमार से। दोस्तों अब हम इसके नागालैंड के बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। दोस्तों याद रखें स्थापना कब हुई है? 30 नवंबर 1963 को। जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। याद रखें जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। यह असम का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य में आपको बताया है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्यांमार। यहाँ के अगर प्रमुख त्योहार देखें तो हॉर्नबिल त्योहार और तुलूनी त्योहार, जिसमें से दोस्तों ये हॉर्नबिल त्योहार हर एग्जामिनर का फेवरेट माना जाता है। अगर वह पूछना चाहता है नागालैंड से तो सबसे पहले उसके दिमाग में हॉर्नबिल आता है। आगे देखें अगर तो वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगापैर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, पुलिबजे वन्यजीव अभ्यारण्य और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य। यह सिंगफन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगापहर आपका इंपॉर्टेंट है और इंटांकी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब आगे याद देखें नागालैंड राज्य से एक विशेष पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 2018-19 के समय का करंट था, लेकिन अब यह इंपॉर्टेंट बन चुका है यहाँ के लिए। तो याद रखें नागालैंड राज्य परिवहन को पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 प्रदान किया गया था। दोस्तों कब किया गया? 2018-19 का सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। और कौन सी श्रेणी में? तो पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए प्रदान किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त, इंडिया न्यू एम्बेसडर टू चाइना किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रदीप कुमार रावत, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल मुखर्जी और डी रोहित अग्निहोत्री। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों प्रदीप रावत भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल रावत को नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। तो दोस्तों याद रखें यह चीन के पहले कहाँ राजदूत हैं भारत के? तो नीदरलैंड में। बहुत अच्छे से रावत विदेश विभाग में 2014 से 2017 तक पूर्वी एशिया विभाग, ईस्ट एशिया डिवीजन में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दोस्तों इन्होंने पूर्वी एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभाई है। वर्तमान में नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं और आगे आने वाले समय के लिए यह चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बहुत अच्छे से याद रखें। कौन? प्रदीप कुमार रावत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है? आपके ऑप्शन है ए प्रहार मिसाइल, बी S-400 मिसाइल, सी ब्रह्मोस 2 मिसाइल और डी धनुष
धनुष मिसाइल। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में S-400 मिसाइल की प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर रही है। दोस्तों S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस हैं जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर मध्यम दूरी की, 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। तो दोस्तों याद रखें, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर। इसी वजह से इसका नाम है S-400। दोस्तों आगे अगर देखें तो S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। मिसाइल 2018 में साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के सौदे पर हामी भरी थी। तो दोस्तों याद रखें, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है यह किसका है? मेनली तो रशिया का है। याद रखना, किसका? रूस का। S-400 रूस का बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। तो दोस्तों रूस का बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम है कौन सा? S-400, जिसे खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच में समझौता कब हुआ था? 2018 में। और कितनी? 5 S-400 मिसाइल खरीदने के लिए यह सौदा किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संजना संतोष, बी जूही देवानंगन, सी पीवी सिंधु और डी साइना नेहवाल। तो दोस्तों याद रखें, जिन्होंने भी अगर आपको यह ओलंपिक के टाइम पर करंट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो अभी तक आंसर दे चुके होंगे। तो आपको बता दें कि भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। तो याद रखें, कार्यकाल कब तक का है? 2025 तक का। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हों, 2 मेडल अपने नाम किए हों, कौन है? तो पीवी सिंधु आपको याद रखना है। दोस्तों इसके साथ ही वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई थी। अब थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा नजर डालेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर पीवी सिंधु से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे पीवी सिंधु को थोड़ा सा डिटेल्स में कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कौन? पीवी सिंधु। तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है, किसी भी ओलंपिक गेम में दो पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पीवी सिंधु। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों इन्होंने चीन ओपन का खिताब अपने नाम कब किया है? 2016 में। याद रखें, ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन है? तो पीवी सिंधु आपको याद रखना है। दोस्तों 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु, यह भी याद रखें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु द्वारा चीन की बिंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया गया था और उसी के साथ यह इतिहास बना था कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? पीवी सिंधु। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी और डी अंडमान निकोबार। तो सॉरी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश होगा, याद रखें। तो आपको बता दें कि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जो 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। दोस्तों आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड-19
निरोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोवैक्सीन का यूज नहीं हुआ है, ओनली कोविशील्ड का हुआ है। अब कोविशील्ड का उत्पादन कौन करता है, तो याद रखें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, आधार पूनावाला, जो कि आपको कल ही बताया गया था, याद रखें। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दुर्गम बाधाओं को पार किया है। अब दोस्तों हम नजर डालेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो आपको बता दें दोस्तों, यह आपका भारत है। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि समाप्त होती है। यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पर अरब सागर है इस साइड, और यहाँ हिंद महासागर है। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर वाले एरिया में 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखेंगे दोस्तों हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार की राजधानी वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर है, और उपराज्यपाल यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दोस्तों स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी अंडमान निकोबार की। यह बंगाल की खाड़ी में, अभी जो आपको बताया तो आप उसको याद रखें कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। तो दोस्तों याद रखें कुल द्वीप समूह के इस समूह में द्वीप कितने हैं, 572 लगभग, और इनमें से कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करती है। याद रखना है दोस्तों, अंडमान को निकोबार से कौन सा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखें देश में कहीं भी पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है, आपसे अगर पूछा जाता है कि पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया भारत में, तो पोर्ट ब्लेयर में। याद रखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कालापानी के माउंट हैरियट का पुनः नामकरण करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है। दोस्तों यह हाल ही की खबर है, याद रखें अच्छे से, और यह क्वेश्चन पे आने की संभावना है, क्योंकि माउंट मणिपुर नाम से आप लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे जो मणिपुर पर टिक करके आए। लेकिन याद रखें माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, न कि से माउंट मणिपुर पहुंचाया गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखें माउंट मणिपुर कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यूनियन बैंक उतार कर तिरंगा झंडा फहराया था। तो आपको याद रखना है किसने फहराया था, सुभाष चंद्र बोस ने। कब, 30 दिसंबर 1943 को इन्होंने झंडा फहराया था। दोस्तों साथ ही याद रखें कि भारत की भूमि पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी और डिटेल्स है, तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड पहले 2 पॉइंट है और देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है तीनों, बहुत ध्यान से सुन लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया है। किस द्वीप को, रॉस द्वीप को। दोस्तों आगे देखें तो नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों तीनों सेनाएं, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अंडमान और निकोबार के टेरसा द्वीप में संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक आयोजित किया। तो दोस्तों बुल स्ट्राइक आयोजित किसके द्वारा आयोजित किया गया, याद रखें दोस्तों तीनों सेनाएं, कौन कौन सी, भारतीय सेना मतलब आर्मी, नौसेना और वायुसेना द्वारा इसको संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी के किस कंप्यूटर सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपके ऑप्शन है, ए आकाश मिसाइल, बी अग्नि पी मिसाइल, सी त्रिशूल मिसाइल और डी पृथ्वी मिसाइल। तो दोस्तों याद रखें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की अग्नि पी मिसाइल, जो कि एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है, तो उड़ीसा राज्य के तट पर। दोस्तों आपको बता दें कि अग्नि पी मिसाइल को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। कौन से द्वीप से दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। अग्नि पी 2 चरणों वाली
कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम डीआरडीओ की तरफ। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी तथा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों याद रखें डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, तो 1958 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के जैमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए क्यूबा, बी मैक्सिको, सी हैती और डी ब्राजील। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में यूनेस्को ने हैती देश के जैमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। दोस्तों यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जैमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया। दोस्तों जैमो सूप एक डिश से कहीं ज़्यादा है। यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताता है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। यह हैतियन व्यंजनों का हल्का मसालेदार सूप है। यह पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। तो दोस्तों याद रखें इसको किसने, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यह कहाँ का, हैती का है। और यह हैती के लोगों के लिए आम सूप नहीं है। याद रखना है स्वतंत्रता के समय नायक और नायिकाओं ने इनको ही खाया पिया है। तो यह और स्वतंत्रता की खुशी मनाने के लिए हैती वासियों ने यह सूप ही पीकर खुशी मनाई थी। इसलिए बहुत अच्छे से याद रखें इसको किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरेक को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी चेक, सी चिली और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरेक को हाल ही में चिली देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोस्तों गैब्रियल बोरेक निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वह मार्च 2014 से चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के सदस्य थे और मैगलनेस और अंटार्कटिक जिले का प्रतिनिधित्व करते थे। 2013 के आम चुनाव में उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों याद रखें कहाँ के, चिली के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, अब यहाँ के आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे गैब्रियल बोरेक, यहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। आपके ऑप्शन है ए द्युति चंद, बी अवनी लेखारा, सी साइना नेहवाल और डी पीवी सिंधु। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अवनी लेखारा जो कि 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीती हैं। याद रखना है दोस्तों कौन, अवनी लेखारा। तो दोस्तों आपको बता दें वर्ष 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखारा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में आने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों याद रखना है कि एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, अवनी लेखारा। और इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में पहला गोल्ड मेडल जीता था और यह पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों याद रखें यहाँ एक हिसाब से रिकॉर्ड ही है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। आपके ऑप्शन है ए जेम्स एंडरसन इंग्लैंड, बी जेम्स एंडरसन इंग्लैंड, बी विराट कोहली भारत, सी दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका और राशिद खान, डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के जो कि एक फास्ट बॉलर हैं, अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों याद रखें कौन, जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर
क्रिकेटर भी बन गए हैं। 167वां टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान हासिल की है। दोस्तों याद रखें कितने 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जेम्स एंडरसन के नाम है। और यह किस देश से हैं? तो यह भी याद रखना है, इंग्लैंड के। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा नुई, बी अंशु किम, सी सेओब किम और डी जेम्स एंथर। तो दोस्तों याद रखें कि हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। दोस्तों याद रखें किसको? अंशु किम को नियुक्त किया है। दोस्तों हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। दोस्तों यह सीन सेओब किम की जगह लेंगे जो दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का नेतृत्व करेंगे और साथ में HMIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता है और भारत में नंबर 1 कार निर्यातक है। तो दोस्तों याद रखें कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया है? इसको अंशु किम को याद रखना है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी भगत सिंह, सी सुखदेव और डी इंद्र पुंगती राघवेंद्र राव। तो दोस्तों याद रखना है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में इंद्र पुंगती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है। बैरिस्टर इंद्र पुंगती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। बैरिस्टर इंद्र पुंगती राघवेंद्र राव ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य विधायक के राज्यपाल थे। दोस्तों तो आपकी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है, क्लास यहीं समाप्त होती है। आज 12 क्वेश्चन थे 10 की जगह, क्योंकि क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे तो आपके वो कवर हो जाएंगे, छूटेंगे नहीं। अगर आप हमको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, जिससे हमें आपका सहयोग मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।